Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 मार्च को पत्रकारों से अपने दिल की बात क्या कह दी। पटना से लेकर दिल्ली तक अटकलों का बाजार गर्म हो गया। ढेर सारी अटकलें कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं, कि बिहार सीएम की कुर्सी भाजपा के पास जा सकती है, कि जेडीयू से 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं। अटकल या कयास हमेशा अधूरी जानकारी से बनते हैं, लेकिन राजनीति में अधूरी बात से भी पूरा मतलब निकालने की परंपरा है। संकेतों की राजनीति में किसी भी बयान या तस्वीर को इग्नोर नहीं किया जाता। तो कितना दम है इन अटकलों में, बताएंगे आज के लल्लन टॉप शो में। साथ में ये भी कि पूर्वोत्तर में शांति बहाली के लिए अफस्पा हटाने का काम कहां तक पहुंचा है। लेकिन शो में सबसे पहले गौर करिए सुर्खियों पर। पहली सुर्खी हाई प्रोफाइल दौरों से जुड़ी है। आज ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए। दोनों विदेश मंत्री रूस यूक्रेन संकट को लेकर भारत से सहयोग चाहते हैं। लिज ट्रस चाहती हैं कि भारत रूस के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए, रूस पर निर्भरता कम करे, और लावरोव चाहते हैं कि भारत पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से परे जाकर रूस से संबंध बढ़ाए। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहले रूस से बातचीत को लेकर भारत की आलोचना कर चुके हैं। लगता है अमेरिकी राजनयिक हेनरी किसिंजर का वो वाक्य भूल गए, अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। इस तर्क से भारत भी पक्के दोस्त या दुश्मन ना बनाने के लिए आज़ाद है। हम ब्रिटेन के साथ रूस का स्वागत भी कर सकते हैं और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों का जिक्र हो रहा है तो पाकिस्तान की बात भी कर ली जाए। इमरान खान सरकार आखिरी सांसें गिन रही है। ताज़ा अपडेट ये कि इमरान सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष ने नेशनल असेंबली में मांग रखी कि देश के लिए एक नया प्रधानमंत्री चुन लिया जाए। आप तफसील से जानना चाहते हैं कि क्या खेल चल रहा है तो आज का दुनियादारी ज़रूर देखिए। दूसरी सुर्खी बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राज्यसभा में 72 सांसदों का कार्यकाल खत्म हुआ। पीएम इस मौके पर सदन को संबोधित कर रहे थे, सुनिए। विदाई समारंभ तो है ही है, जा रहे हैं साथी, लेकिन जैसे बंगाली में कहते हैं आमी आशी, या गुजराती में कहते हैं आवजो, कम अगेन। वैसे कहते तो बाय बाय, लेकिन कहते कम अगेन। तो एक प्रकार से हम तो यही चाहेंगे, कम अगेन। विदा ले रहे सांसदों ने प्रधानमंत्री और दूसरे सांसदों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। वैसे एक तरफ सांसदों की विदाई की तस्वीरें आ रही थी, दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो तस्वीरें आ रही थी। आज उन्होंने चुनाव खत्म, लूट चालू का नारा दिया। विपक्षी सांसदों ने इस प्रदर्शन का जिक्र सदन की कार्रवाई के बीच भी किया। तीसरी सुर्खी का संबंध कर्नाटक से है। सूबे में लगातार बढ़ रहे धार्मिक तनाव को देखते हुए बायोकॉन इंडिया की किरण मजूमदार शॉ ने बुधवार को एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर सांप्रदायिकता बढ़ी तो एक आईटी हब के रूप में कर्नाटक की साख पर बट्टा लग सकता है। इस ट्वीट में उन्होंने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई को टैग भी किया था। आज बोम्मई ने कर्नाटक विधानसभा में कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का मामला न्यायालय के आदेश के बाद खत्म हो गया। कर्नाटक शांति और प्रगति के लिए जाना जाता है, अब सभी को संयम बरतना चाहिए। किरण के ट्वीट और सीएम के संयम को आप उन खबरों के संदर्भ में देख सकते हैं जिनमें लगातार मुस्लिम दुकानदारों को निशाने पर लिया जा रहा है, उनके बायकॉट की बात हो रही है। लगातार भड़काऊ भाषण देकर माहौल खराब किया जा रहा है और ऐसा करने वालों में शीर्ष पदों पर बैठे मंत्री और विधायक भी हैं। एक सुर्खी राजस्थान से भी है। यहाँ के नामी गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का आज निधन हो गया। वो सेना में कर्नल के पद पर रहे, रिटायर होकर जातिगत राजनीति में उतरे। राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल गुर्जर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करवाने के लिए उन्होंने 2007 से आंदोलन शुरू किया। 2015 में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ। पैटर्न हर बार वही, दिल्ली से मुंबई की रेल लाइन पर धरना और कई दफ़ा पटरियां भी उखाड़ लेना, फिर ये शर्त रखना कि सरकार आंदोलन स्थल पर आकर बात करे। उस जमाने में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों से नुकसान की वसूली नहीं होती थी और न ही उनके पोस्टर लगाए जाते थे, लेकिन हर आंदोलन के साथ बैंसला गुर्जरों के नेता के रूप में स्थापित हो गए, मशहूर हो गए। कोई भी आंदोलन अपने तय लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। इतना ज़रूर हुआ कि राजस्थान में मोस्ट बैकवर्ड क्लास के नाम से एक कोटा बनाकर उसमें गुर्जरों को शामिल कर लिया गया, लेकिन गुर्जरों को ये कोटा बंजारा, गढ़िया लोहार, रायका और गड़रिया समाज के साथ बांटना पड़ता है। आंदोलनों की राजनीति करने वाले बैंसला बाद में भाजपा में शामिल हुए।
पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे, तो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख का पद मिला उनके बेटे विजय बैंसला को। वैसे आरक्षण का जिक्र आया है तो आपको 2 अपडेट और देते चलें। आज सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को सही मानते हुए तमिलनाडु में वन्यार समाज के लिए मोस्ट बैकवर्ड क्लास श्रेणी में मिला 10.5% आरक्षण खत्म कर दिया। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि आरक्षण देने का फैसला सिर्फ जनसंख्या के आधार पर लिया गया, ये नहीं देखा गया कि वन्यार जाति समाज के दूसरे हिस्सों की तुलना में कितनी पिछड़ी है। अदालत ने माना कि इस तरह के निर्णय लेने की शक्तियां राज्य के पास हैं। वो चाहे तो जाति के आधार पर फैसले कर सकती हैं, लेकिन जाति इकलौता आधार नहीं हो सकता। AIADMK की सरकार ने विधानसभा चुनाव से ऐन पहले 2021 में वन्यारों को आरक्षण दिया था, लेकिन खास फायदा नहीं हुआ। चुनाव में जीत मिली DMK गठबंधन को और फिर मद्रास हाई कोर्ट ने कोटा भी खारिज कर दिया और अब इस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी लग गई है। आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा दूसरा अपडेट भी सुन लीजिए। 30 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जानते हैं क्या कहा? ये कि अगर SC/ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया जाता है तो कर्मचारी अशांति फैला सकते हैं। फैसले का असर 4.5 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा। सादी भाषा में कहें तो सरकार को उपद्रव का डर है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रमोशन में आरक्षण को दिल्ली हाईकोर्ट ने खत्म करने का आदेश दिया था, लेकिन मोदी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। टीवी की खबरों में आजकल अटकलें बहुत हैं। हर रोज रूस यूक्रेन युद्ध में जीत हार के कयास लगाए जाते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं? ISI का अगला कदम क्या होगा? कुर्सी नहीं बची तो पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री कौन होगा? इसे लेकर भी अटकलें चलती हैं, लेकिन हमारा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय की जगह आज राष्ट्रीय विमर्श पर है, जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार में मध्यम आंच पर कुछ पक तो जरूर रहा है। बिहार की राजनीति में उथल पुथल को लेकर चर्चा है। टिप्पणीकार कह रहे हैं कि अगला बड़ा खेला यही होगा, और कुछ तो बयानों की सुगबुगाहट भी है, कुछ तस्वीरों का खेल। पहले स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देखिए। दोनों ही तस्वीरों के किरदार सेम हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों तस्वीरों में नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज का बड़ा फर्क है, जिसकी तरफ आलोचकों ने ध्यान दिलाया। 90 डिग्री के कोण को घूमते हुए शरीर का झुकाव 60 डिग्री पर पहुंच गया। पिछले दिनों ये तस्वीरें वायरल हुई और लोग कहने लगे सब वक्त की बात है। कभी तनकर मिला जाता था, बराबरी की बात होती थी, अब सत्ता की ताकत ने स्वरूप बदल दिया। गणित के नियम में भले ही कोण का गिरना झुकाव दर्शाता हो, लेकिन राजनीति का विज्ञान दूसरा है। कई बार यहाँ झुकाव में उन्नति का रास्ता खुलता है। वैसे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि ये सम्मान की बात है। मान सम्मान की बात में उलझकर इतिहास में झांकना गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा होगा। हम बात वर्तमान की करते हैं। वर्तमान ये कि 74 सीटें जीतकर बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी पहले ही आ चुकी थी बिहार विधानसभा में। अब मुकेश सहनी की पार्टी VIP के 3 विधायक आने के बाद बीजेपी के विधायकों की संख्या हो गई 77। वो है पार्टी नंबर 1, RJD से भी ज्यादा। 2015 के बाद का थोड़ा सा समय छोड़ दें तो बीजेपी करीब 20 सालों से नीतीश कुमार की JDU के साथ बिहार की सत्ता में है, लेकिन ये इकलौता हिंदी पट्टी का राज्य है जहां आज तक बीजेपी अपना CM नहीं बना पाई। 43 सीटें जीतने के बावजूद 2020 में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद हालात बदलने लगे, सिनेरियो नया हो गया। इस बीच कल एक बात जंगल में आग की तरह फैली। बताया गया कि नीतीश कुमार ने कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से विधानसभा के अपने कक्ष में अनौपचारिक बातचीत की। और क्या बात हुई वहां? यह कि पत्रकारों ने पूछा कि पिछले दिनों आप अपने पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ का दौरा कर रहे थे, साथियों से मुलाकात कर रहे थे, क्या 2024 में लोकसभा लड़ने का मन है? जवाब आया, अरे अब कहां। किसी ने छेड़ा राजनीति के चारों धाम में एक धाम तो रह गया। 4 धाम का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। नीतीश 3 सदनों के सदस्य रह चुके हैं। 1989 में बाढ़ संसदीय सीट से सांसद बने, उससे पहले विधायक, सांसद कुल 6 बार। 1995 में नालंदा जिले की हरनौत से विधानसभा भी पहुंचे और उससे पहले भी पहुंच चुके थे, लेकिन फिलहाल कहां हैं? विधान परिषद के सदस्य हैं। अब ये 3 धाम हो गए, बचा एक राज्यसभा। सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार ने जैसे हामी सी भर दी हो कि हाँ, राज्यसभा का मुंह तो नहीं देखा। बस फिर क्या था, खबर चल पड़ी। अगस्त में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। बीजेपी क्या नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना सकती है? क्या उनको दिल्ली लाकर बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है? इससे उनकी राज्यसभा जाने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। हम यहाँ डिस्क्लेमर के तौर पर क्लियर कर दें, ये अटकलें हैं जो नीतीश की टिप्पणी के बाद शुरू हुई, लेकिन राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं, और ज़्यादातर बड़ी राजनीतिक खबरें पहले सुगबुगाहट की शक्ल में ही आती हैं। हमने क्या किया? हमने पटना स्थित वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, उनसे भी जो कल विधानसभा कक्ष में नीतीश कुमार के साथ मौजूद थे। सुनिए। देखिए, खबर कई दिनों से ये चर्चा में है
ये खबर जो है कि नीतीश कुमार दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं। कभी चर्चा होती है कि राष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं, कभी चर्चा होती है कि उपराष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं, कभी चर्चा होती है कि नहीं राज्यसभा में जा करके कोई कैबिनेट में मंत्री बनाए जा सकते हैं, बड़े पद मजबूत कोई मंत्री बनाए जा सकते हैं। और यहाँ जो है भाजपा के कोई मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार के दल से 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये सब बातें चल रही है। फिर बातें चल रही है कि नहीं, नीतीश कुमार जो है हो सकता है कि 2024 चुनाव से पहले जो है प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बन जाए अपोजिशन के। ये भी चर्चा चल रही है। ये शरद पवार से लेकर के प्रशांत किशोर से लेकर के और 4-5 जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं अपोजिशन के खेमे के, वो लोग संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं, इनको मना रहे हैं। ये है कि इन्हीं के पास इतना माथा और दिमाग है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं, इतना माथा किसी के पास नहीं है। ये भी बात चल रही है। तो कई तरह की बातें चल रही है। और नीतीश कुमार वो राजनीतिज्ञ हैं, इतना बड़ा कद है उनका, उनको कोई भेज नहीं सकता है। जहां तक हम लोग की जो बातचीत होती है उसमें उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी ख्वाहिश है एक कि राज्यसभा वो अब तक नहीं गए हैं, वो लोकसभा के सदस्य रहे, विधानसभा के सदस्य रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, लेकिन राज्यसभा नहीं गए। तो बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही, क्योंकि काफी दिनों से ये अटकलें लग रही थी कि नीतीश कुमार हो सकता है कि वो उनको केंद्र में उपराष्ट्रपति बनाकर भेजा जाए। तो बुधवार की शाम जब उन्होंने ये बात कही तो ये बात एकदम जंगल की आग की तरफ फैल गई कि इनके मन में भी इच्छा है राज्यसभा। हालांकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, उसको खारिज भी कर दिया। उन्होंने कहा यहीं रहेंगे, अभी बहुत काम करना है उन्हें, ये भी बात वो कह रहे हैं। तो अपने से तो वो कह नहीं सकते ना कि हम चले जाएंगे, या उनकी इच्छा है। हमने भी कल ये बात बताई थी कि वो ख्वाहिश रखते हैं कि वहां जाने की। नीतीश कुमार में एक खास बात यह है कि वो थोड़ा रिकॉर्ड बनाने में उनके दिलचस्पी रहती है। बहुत सारे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो, श्री कृष्ण सिंह के बाद सबसे ज्यादा। तो अब सचिन तेंदुलकर में भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, लेकिन ट्रिपल सेंचुरी नहीं लगा पाए। उसी तरीके से उनके मन में भी ख्वाहिश होगी कि हम ट्रिपल सेंचुरी नहीं लगा पाए। इस तरह से नीतीश कुमार के अंदर भी ये ख्वाहिश है कि भाई 3 सदन में गए, चौथा सदन बच गया। जबकि बिहार के कई नेता हैं, लालू प्रसाद यादव जो 4 सदन में गए, सुशील कुमार मोदी 4 सदन में गए, उपेंद्र कुशवाहा 4 सदन में गए, नागमणि का भी नाम आता है। तो ये 4 नेता हैं। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद एक टीस रह जाए तो वो मन में उनके कसक है कि राज्यसभा नहीं गए, अब मौका कब मिलता है, यहाँ से मुक्ति कब मिलती है, ये देखना। तो सारी खबरें यहीं से उठने लगी। संभावनाओं के इस खेल में सवाल कई हैं। आखिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़ेंगे? नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने से बीजेपी को क्या फायदा होगा, जबकि उनके पास खुद लीडरशिप की लंबी पांत है? और लाख टके का सवाल कि नीतीश अगर दिल्ली आ गए तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? बारी बारी से सारे उपलब्ध तर्कों को टटोलते हैं। नीतीश के दिल्ली आने के पीछे सबसे बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि अब उनकी ताकत वो नहीं रही जो पिछले चुनाव तक हुआ करती थी। विधायकों की संख्या भी कम है और वोट शेयर भी गिर चुका है। विरोधी कहते हैं कि बीजेपी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने हैं, समर्थक कहते हैं यह बीजेपी की मजबूरी है। अगर नीतीश ने फिर से पाला बदल लिया तो बांस और बांसुरी दोनों के लाले पड़ जाएंगे। दोनों बातें अपनी जगह सही। रहा सवाल नीतीश का दिल्ली आने को राजी होंगे, तो नीतीश कुमार ने चुनाव के वक्त कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। अगर अगला चुनाव नहीं लड़ना तो उपराष्ट्रपति पद के जरिए उन्हें सेफ एग्जिट मिल सकता है। कई जानकार पार्टी में टूट का भी खतरा बताते हैं, जैसा बीजेपी ने कई राज्यों में किया। ऐसे में समरसता बनी रहे उसके लिए दिल्ली कूच किया जा सकता है। पदक्रम के आधार पर देखें तो उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति से नीचे और प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। उपराष्ट्रपति विदेश दौरों पर भी जाते हैं ताकि अन्य देशों के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत किए जा सकें। दूसरा यह कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने से बीजेपी को क्या फायदा? फौरी तौर पर पहला फायदा तो यही कि बीजेपी के लिए अपना मुख्यमंत्री बनाने की राह खुल जाएगी। दूसरा फायदा लॉन्ग टर्म है। आमतौर पर बीजेपी को बाकी जगहों पर ओबीसी के बड़े तबके
कुर्मी और कोयरी मतदाताओं का वोट मिलता है, लेकिन बिहार में कुर्मी और कोयरी नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं। 8% कुर्मी और 6% कोयरी मिलाकर 14%, जो 13% यादव वोटों को बैलेंस करते हैं। नीतीश कुमार की सम्मानजनक विदाई से बीजेपी इस जाति के वोटों पर पकड़ बना सकती है, ऐसा कहा लोगों ने। जात पात से ऊपर उठने की बातें कितनी भी ना की जाएं, लेकिन बिहार में जाति एक बड़ी सच्चाई है, हम ये भी जानते हैं। नीतीश ने जातियों को लेकर गजब का इंजीनियरिंग किया। दलितों को 2 हिस्सों में बांटा, दलित, महादलित, पिछड़ों को भी ओबीसी और एमबीसी यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा। जातियों के इस बाइफरकेशन को हथियार बनाया और खुद को लालू की ताकत के सामने स्थापित किया। बीजेपी भी नीतीश के जरिए वही ताकत हासिल करना चाहती, क्योंकि ये बात सत्य है, पिछड़ी जातियों का वोट मिले बगैर बिहार की सत्ता हासिल कर पाना नामुमकिन है। एमबीसी जातियां बिहार की आबादी में 21% की भागीदारी रखती हैं। अगर ये वोट बीजेपी अपनी तरफ ट्रांसफर करवा ले तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो इतनी बड़ी ताकत बन जाए कि अपने दम पर सत्ता बना पाए। चूंकि नीतीश कुमार के मुंह से राज्यसभा की बात चली तो बीजेपी की उम्मीदें कुलाचे भी मारने लगी। विधानसभा के भीतर आज पत्रकारों ने बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण से सवाल पूछा, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मनसा जाहिर किए हैं तो उनका मनसा पूरा होगा, वो जो चाहेंगे सो होगा। वो अगर मनसा जाहिर किए हैं तो हम लोग उनके विल के साथ हैं, इच्छा के साथ हैं। बिहार में क्या, बिहार में फिर नया हवा बहेगी, नया क्रांति आएगा। कौन बनेगा? अभी तो दिल्ली तय करेगा। आपकी पार्टी का बनेगा? निश्चित रूप से स्वाभाविक है, वो अगर राज्यसभा में चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई बनेगा। इस बयान में महत्वाकांक्षा भी है और मुस्कुराहट भी। बीजेपी नेता कहते हैं कि अगर नीतीश राज्यसभा जाना चाहते हैं तो हम उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मतलब ये कि हर कोई समझ रहा है तैयारी क्या हो रही है। वैसे नीतीश की बात पर आरजेडी का भी रिएक्शन आया। राबड़ी देवी ने क्या कहा, सुनिए। जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये माना करेगा, कोई नहीं माना करेगा, सब कोई चाहेगा कि जाए। आप कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो आपको लगता है कि आप उपराष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, बनेंगे तो और अच्छा। मैम अपराध बढ़ रहा है तो और अच्छा है ना। ये तो सगुफा छोड़ना उनका बहुत पहले की राजनीति रही है और चर्चाओं में बने रहने के लिए ये सगुफा छोड़ने का काम करते हैं। आपको मैं आज ही कह रहा हूं, कहीं इससे बड़ी कुर्सी मिलेगी तभी यहाँ की कुर्सी वो छोड़ने वाले हैं। राज्यसभा पर वो मानने वाले नहीं हैं, ये जान लीजिए। वो कुर्सी कुमार के नाम से जाने जाते हैं और कुर्सी के लिए वो बिहार को लात मार सकते हैं, बिहार के लोगों का असमत लूट सकते हैं, लुटवा सकते हैं, तो फिर वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए जाएंगे? कल तक वो प्रधानमंत्री के मटेरियल माने जाते थे, अब पता नहीं उपराष्ट्रपति के लिए मटेरियल है कि नहीं है, ये हम नहीं जानते हैं। ये तो बीजेपी के लोग बताएंगे कि किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। ये तो सब पद के लिए मटेरियल है और खोदा पहाड़ निकली चूड़ी है। बिहार चल ही नहीं रहा है और चले हैं देश चलाने के लिए, ये सब बेकार की बात है। अब देखिए, उम्र पर सवाल नहीं है, उम्र किसी का निकल जाएगा। राजनीति में कोई उम्र नहीं होती है। आदमी का दिमाग काम करना चाहिए, लेकिन इनका दिमाग केवल ब्यूरोक्रेसी की तरफ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ब्यूरोक्रेट के नेता हैं ये, आम जनता के नेता नहीं है। राबड़ी देवी ने ज्यादा तूल नहीं दिया तो वाचाल शैली के लिए मशहूर विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। लेकिन बीजेपी को हिलोरी मारने ख्वाहिशों पर नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं के बयान का भी रंदा चलाना चाहिए। वो क्या बोले, सुनिए। अब उनको जो कहना है उस पर कौन टिप्पणी करेगा। मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि आज के तारीख में भी बिहार नहीं पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार का जो विजन है, नीतीश कुमार की जो सोच है, नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। लेकिन बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि बिहार में अब कानून व्यवस्था तभी सुधर सकती है जब यहाँ योगी मॉडल लाया जाए। देखिए, हर व्यक्ति का अलग अलग सोच है, अपने सोच के हिसाब से वो कहते हैं, लेकिन पूरा देश नहीं पूरा दुनिया नीतीश कुमार के विजन को लोहा मानती है। ये बताइए, अब नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति चर्चा ये है कि सभा जाने की उन्होंने चर्चा ये है कि वो क्या कहते हैं मैंने सुना नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत राय अगर कोई देते हैं तो हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन पार्टी की जो राय है वो कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, पार्टी के जो अधिकृत पर्सन है वही पार्टी की राय देते हैं। आखिरी बात गौर करने लायक है। अगर नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की बात कही तो दूसरा कोई व्यक्ति क्या कह सकता है, और यही सारी बात खबर को बल दे रही है।
एडिशनल फोर्स के तौर पर कुछ घटनाक्रम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। मसलन 28 मार्च को बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलना, उससे पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के बीच बहस होना, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का जीतन राम मांझी से मिलना, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का बिहार बीजेपी के सांसदों से मिलना, गिरिराज सिंह का जेडीयू पर हमलावर होना, मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना, ऐसे कई वाकये हैं जो कह रहे हैं कि संभावनाएं चल रही हैं। इन सब के बीच अमित शाह का बिहार में जो एक संभावित दौरा है उसकी भी खबर सामने आ रही है। अब सारी बातें संभावनाओं के इर्द गिर्द हैं, तो उससे उपजा बड़ा सवाल कि अगर नीतीश दिल्ली आए तो बिहार बीजेपी की तरफ से सीएम कौन होगा। अब ये तय तो बीजेपी करेगी, लेकिन जो टिप्पणीकार हैं वो चर्चा तो कर ही सकते हैं। सुशील मोदी को किनारे करने के बाद जो पहला नाम लिया जा रहा है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये है नित्यानंद राय। फिलहाल नित्यानंद राय मोदी सरकार में अमित शाह के जूनियर मिनिस्टर हैं, मतलब गृह राज्य मंत्री है। नित्यानंद राय के नाम के पीछे तर्क ये कि वो दिल्ली की पसंद है, फायर ब्रांड नेता की छवि है, भाषण अच्छा देते हैं, यादव समाज से आते हैं। बीजेपी नित्यानंद के जरिए इस समाज के वोटों में अपना कब्जा करना चाहती है, जो अब तक बिहार में आरजेडी का कोर वोट बैंक माना जाता था। अगर बाकी जातियों में प्रतिनिधित्व के साथ यादव जाति को भी अपने पाले में कर लिया जाए तो बिहार बीजेपी की ताकत अजय जैसी हो सकती है। ऐसा नहीं कि बीजेपी को यादव वोट बिल्कुल नहीं मिलते। रामकृपाल यादव का दो बार मीसा भारती को हरा देना, खुद नित्यानंद राय का 2 बार लोकसभा चुनाव जीतना बताता है कि प्रभावशाली नेताओं को वोट मिलता है। ऐसे में बीजेपी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकती है। ये भी कहा जाता है कि लंबे समय तक बिहार के प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान, उनकी भी निगहबानी नित्यानंद राय के संभावित नाम पर बनी हुई है। संगठन उनके पक्ष में अगर गया तो फिर सेहरा उनके सर सज सकता है, बशर्ते नीतीश दिल्ली आने को राजी हों। बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले भी नित्यानंद राय के नाम पर ही सबसे ज्यादा दाव लगा रहे हैं। सुनिए विशेषज्ञों की राय। अगर बीजेपी खेमे का होगा तो नित्यानंद राय, इसलिए कि पूरा जो बीजेपी आरएसएस किससे भी बतियाइएगा, अंदर जो आपके सूत्र हैं उनसे बात, वो ही इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज लीडर ऑफ बीजेपी इन बिहार। जब सुशील कुमार मोदी को जो विधानसभा चुनाव के बाद शिफ्ट कर दिया गया, दिल्ली में मंत्री भी नहीं बनाया गया, उन पर, अब ये बात सच्चाई है कितनी मैं नहीं जानता हूं, इसके इनके चलते जो है भाजपा सेकंड पार्टी बन करके रह गई है। ये ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं नीतीश कुमार को प्रमोट करने में। नित्यानंद राय के अलावा कुछ और भी नेताओं का जिक्र किया जा रहा है। मसलन अगर बीजेपी को लगता है कि वो यादव वोट बैंक नहीं तोड़ पाएंगे तो 17% दलितों को साधने के लिए दलित नेता और कैबिनेट मंत्री जनक राम पर दांव लगाया जा सकता है। फिलहाल वो खनन मंत्री हैं, विधान परिषद से आते हैं, गोपालगंज सीट से सांसद रह चुके हैं। एक नाम गिरिराज सिंह का भी चलता है। भूमिहार जाति के लोगों की बड़ी तमन्ना है कि अरसे के बाद उनके समाज से कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन संभावनाएं क्षीण तब होती हैं जब जाति का नंबर कम नजर आता है। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नीतीश कुमार और गिरिराज की पटरी आपस में कितनी बैठती है, तो इसका फैक्टर भी रहेगा। फैसला सर्वसम्मति से हुआ तो गिरिराज बाबू का पलड़ा कमजोर हो सकता है। एक अनुमान ये भी है कि अगर सीएम बीजेपी का हुआ तो 2 डिप्टी सीएम जेडीयू से होंगे। ये कौन होंगे? नाम के तौर पर लल्लन सिंह, विजय चौधरी, श्रवण कुमार सब चल रहे हैं। 2 भूमिहार, 1 कुर्मी। लल्लन सिंह फिलहाल जेडीयू के अध्यक्ष हैं और बाकी दोनों नेता सरकार में मंत्री। पर फिर से साफ कर दें कि ये सब अटकलें हैं, कयासबाजियां हैं। हमने विशेषज्ञों से पूछा तो कई ने यह भी कहा कि ये सब कोरी अफवाह है। उनको भी सुन लीजिए। देखिए, मैं उसको हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल पोस्चरिंग एट दिस स्टेज कहूंगा। मुझको नहीं लगता है कि बीजेपी को ये करने से कुछ गेन होगा, जेडीयू इसके लिए एग्री करेगी। अभी तक कुछ नहीं। ये शुरुआत कैसी हुई? शुरुआत होती है जबकि नित्यानंद राय मिलने के लिए मुख्यमंत्री से आते हैं, उसको कर्टसी कॉल बताते हैं। कुछ अमित शाह की प्रस्तावित विजिट है, उस संबंध में शायद बात करनी थी। तो वहां से अब इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पोस्टरिंग देने के लिए नित्यानंद राय ने उस तस्वीर को, उस इमेज को काफी प्ले अप किया, क्योंकि वो सूट करता है कि हमेशा आदमी चाहता है कि मैं लीडर हूँ, आई एम द लीडर इन द मेकिंग, या मेरा नाम ही चल रहा है। तो वो उनको सूट किया। कुछ उन्होंने कमेंट नहीं दिया, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से, सपोर्टरों से उस इमेज को काफी प्ले अप करवाया, जो मैसेज जाए। और इमंग द पार्टी लीडर्स, फिर बीच में थोड़ी सी घटनाक्रम में ये होता है कि बीजेपी के मिनिस्टर हैं और दलित नेता हैं, जनक चमार भी लिखते हैं वो, उनके घर में विधानमंडल की बैठक होती है 2 दिन पहले। थोड़ा सा हल्का सा अनयूजुअल होता है कि उस स्टेचर के नेता नहीं उनके घर पर क्यों हो।
तो ये सारी चीजें के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि कल बीजेपी सेंट्रल बीजेपी की बैठक है, थोड़े से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंज होंगे, इनके जरूर होंगे, नॉट नाउ। अभी तो इमीडिएटली जो होगा वो मुकेश सहनी के जाने के बाद अभी चुनाव है, बोचहा का उपचुनाव है, एमएलसी का पोल है, तो वो कैबिनेट एक्सपेंशन जरूर होगा। कैबिनेट एक्सपेंशन की बात होगी, कुछ नॉन प्रभारी मिनिस्टर को ड्रॉप किया जा सकता है, कुछ नए शामिल किए जाएंगे। एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार वाइस प्रेसिडेंट के लिए और बीजेपी सोच रही होगी, या इवन नीतीश कुमार मूव करने के लिए सोच रहे हो। जहां तक मेरा पॉलिटिकल कैलकुलेशन, पॉलिटिक्स में हो तो कुछ भी सकता है, 2024 तक मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बीजेपी का देखिए एक कैलकुलेशन बहुत क्लियर है कि एक स्टेट में पार्टनरशिप ऐसी है जहां की आपको 39 सीट तक 40 में से आती है। जी आप पीछे से पीछे बैक टू बैक देख लीजिए, 32, 31 इस तरह से उनकी सीटें आती रही है। तो एक स्टेट में है कि आप पार्टनरशिप में इतना आपको एक बम्पर, एक तरह से एक क्रॉप वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकसभा में आ रहा है कोलिशन में, और आप स्टेट में आप शेयर करते हैं। तो 25 तक में ये देख रहे हैं, ऑफ कोर्स डेफिनेटली नॉट द लीडर फॉर नीतीश कुमार, नॉट द लीडर फॉर 2025, वो तो निश्चित रूप से नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अभी बीजेपी सीनियर पार्टनर है, अब तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन गई है, तो दबाव की राजनीति करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के सारे जो पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं। नेताओं को सुन लिया, विद्वानों को अब आखिर में एक बात और। बिहार की राजनीति में प्रचलित कहावत है, विरोधी विशेषकर इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं। भावार्थ ये कि उनकी कथनी और करनी में क्या है ये वही जानते हैं। कुटिल हैं, चतुर हैं, शातिर हैं, या कहें कि सफल हैं। आजकल इन सब चीज़ों को एक ही माना जाता है। आप देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी सियासत को लगातार 2 विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी बिल्ड किया। तो नीतीश कुमार लोगों को प्रेडिक्टेबल लग सकते हैं, पर उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि उनमें हमेशा चौंकाने की क्षमता रहती है। पर कई ये भी कहते हैं कि अब वो थोड़ा सा रिटायरमेंट वाले मोड में भी जाने की मुद्रा में है, और एक अरसा हो गया पटना में समय गुजारे, शायद दिल्ली आना चाहे। चलिए अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं अफ्स्पा की। पूरा नाम आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। नाम से जाहिर है सशस्त्र सेनाओं को विशेष अधिकार देने वाला कानून है। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कुछ इलाकों से अफ्स्पा हटाने का फैसला लिया। 1 अप्रैल से फैसला लागू हो जाएगा। इसके तहत असम के 23 जिलों से पूरी तरह और 1 जिले में आंशिक रूप से अफ्स्पा हटा लिया जाएगा। इसी तरह मणिपुर के 6 जिलों के 15 थाना क्षेत्र और नागालैंड के 7 जिलों के 15 थाना क्षेत्रों से अफ्स्पा हटाया गया है। अफ्स्पा की कहानी शुरू होती है आज़ादी से भी पहले। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार अध्यादेश लेकर आई। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन अंग्रेज सरकार के बाकी दमनकारी कानूनों के साथ अफ्स्पा भी बना रहा। जब नागा उग्रवाद अपने चरम पर था, तब इस अध्यादेश को कानून बनाया गया। साल था 1958। मकसद उग्रवाद को चलने के लिए फौज को अधिकार देना और अधिकार। धीमे धीमे पूरा पूर्वोत्तर इस कानून के दायरे में आया। उग्रवाद से ग्रसित पंजाब और कश्मीर में भी इसे लागू किया गया। अफ्स्पा की आलोचना ये कि ये सेना को अधिकार तो देता है, लेकिन जवाबदेही को लगभग खत्म कर देता है। इसलिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने लगातार शिकायत की कि एक लोकतंत्र में अफ्स्पा की जगह नहीं हो सकती, क्योंकि उग्रवाद कुचलने की आड़ में लाखों बेगुनाहों के अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हत्याओं, अपहरणों और रेप तक के मामले सामने आए। 2004 में जीवन रेड्डी कमेटी ने अफ्स्पा को हटाने की सिफारिश की, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार अपनी ही कमेटी की सिफारिश पर अमल नहीं करती है। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई तो सिफारिश को मानने से इसने भी साफ इनकार कर दिया। ऐसा नहीं कि अफ्स्पा एक बार लगा तो हटा नहीं। पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर तक में क्रमशः कई इलाकों से अफ्स्पा बाहर किया गया। पंजाब में आज कहीं भी अफ्स्पा लागू नहीं। 2018 में मोदी सरकार ने पूरे मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से से भी इसे हटाया। कारण आवश्यकता नहीं रही। उग्रवाद खात्मे की ओर है और अब स्थिति स्थानीय प्रशासन के काबू में है। लेकिन जिन इलाकों में अब भी अफ्स्पा लागू है, वहां गाहे बगाहे ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है जिसके बाद इसे हटाने की मांग जोर पकड़ लेती है। बीते साल 4 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में सेना की 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान भी यही हुआ। सेना की टुकड़ी उग्रवादियों के लिए घात लगाए बैठी थी। चपेट में आ गए 6 आम लोग। इसके बाद हिंसा हुई, जिसमें सेना के एक जवान की भी मृत्यु हुई। अगले दिन हिंसा हुई तो 7 और लोगों की जान गई। जन आक्रोश शांत करने के लिए दिसंबर के आखिरी हफ्ते में सरकार ने नागालैंड से अफ्स्पा हटाने पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई, लेकिन महज 3 दिन बाद सरकार ने सूबे में अफ्स्पा 6 महीने के लिए तब बढ़ाया था। आज सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि मोन कांड के बाद बनी हाई पावर कमेटी की अनुशंसाओं को मान लिया गया है। अब चरणबद्ध तरीके से नागालैंड को अफ्स्पा से बाहर लाया जाएगा।
सरकार ने कोई डेडलाइन नहीं दी है। ये जरूर कहा कि 2014 की तुलना में 2021 में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 3/4 कमी आई। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 60% और आम लोगों की मृत्यु में 84% कमी और 7,000 उग्रवादियों ने हथियार दागे। केंद्र के फैसले पर पूर्वोत्तर में स्वागत के बयान आए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब असम का 60% से ज्यादा इलाका अफ्स्पा के बाहर है। सिर्फ 9 जिले और 1 सब डिवीजन बाकी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी केंद्र को धन्यवाद दिया। सुनिए इन सब पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा। वहां विकास का जो दौर है वो और तेजी से आगे बढ़ेगी। अफ्स्पा होने से क्या होता है कि एक डिस्टर्ब माहौल में लोगों को एक भय रहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस आ रहे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस इसलिए आते हैं क्योंकि वहां गतिविधि होते हैं गलत तरीके के। तो अब ये अफ्स्पा कम होने का मतलब ये है कि शांति लौट आई है और अब नॉर्थ ईस्ट विकास के पथ पर चल चुके हैं क्योंकि शांति का भी बहाल हो गई है। ये मोदी सरकार के आलोचक भी मानते हैं कि 2014 के बाद से पूर्वोत्तर को मुख्य धारा में लाने के गंभीर प्रयास हुए। बीते 8 सालों में प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट ने लगातार यात्राएं की पूर्वोत्तर की, और इन सब के नतीजे में लगातार उग्रवादी संगठनों ने हथियार छोड़े, चुनावी राजनीति का हिस्सा बने। राज्यों के बीच आपसी सीमा विवाद भी देर से ही सही सुलझ रहे हैं। यही मोमेंटम अगर बना रहा तो पूर्वोत्तर में स्थायी रूप से शांति की स्थापना संभव है। विशेषज्ञ इस बारे में क्या सोचते हैं, हमने जाना मेजर जनरल शशि अस्थाना रिटायर्ड से। जनरल अस्थाना ने अपने करियर का बड़ा हिस्सा पूर्वोत्तर में बिताया है। सेना में इन्फेंट्री के महानिदेशक भी रहे। सुनिए आज के फैसले पर उनकी राय क्या है। अब जो ये डिसीजन है, जाहिर है कि होम मिनिस्ट्री ने इस डिसीजन को लेने से पहले वहां की सभी जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस एजेंसीज हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सभी को कंसल्ट किया होगा और उन्हें लगा होगा कि ये इलाके अब जो पुलिस स्टेशन हैं वो हैंडल कर पाएंगे। जहां तक आर्म फोर्सेस का सवाल है, आर्म फोर्सेस तो कभी भी नहीं चाहते कि भाई कोई एरिया डिस्टर्ब डिक्लेयर हो। अगर शांतिपूर्ण रहे और पुलिस अपना काम करती रहे तो फौज को तो वहां जाने का कोई शौक तो है नहीं। तो उस मामले में अगर आप देखें, मैं तो एज सिक्योरिटी एनालिस्ट और एज स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट यही मानूंगा कि ये अच्छी खबर है, क्योंकि जितनी फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस वहां लगी हुई थी इन इलाकों में, वो अब अवेलेबल हो जाएंगी चाइना बॉर्डर पर। तो जो हमारी प्रायोरिटी है, हमें तो उसके मुताबिक ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि भाई पुलिस उनकी रक्षा कर पाएगी तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, बहुत अच्छी बात है। तो इस डेवलपमेंट को मैं एक तरीके से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मानूंगा। लेकिन इसमें जो रिस्क होती हैं, क्योंकि एज एनालिस्ट हमें रिस्क भी बतानी पड़ती है कि होती क्या है। कुछ रिस्क ये होती हैं कि जैसे कुछ इलाकों से अभी ये डिस्टर्ब्ड एरिया हटाया गया, तो जिन इलाकों से हटाया गया और जिन इलाकों में नहीं हटाया गया, तो जाहिर है कि कुछ इंसर्जेंट्स वहां हैं, और वो इंसर्जेंट फिर क्या करते हैं कि जहां से हटा दिया जाता है वो वहां पे अपना डेरा जमा के बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब यहां पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा और यहां पर तो पुलिस से ही डील करना है, बाकी तो आर्मी से तो डील करने की जरूरत नहीं है। ये एक परेशानी होती है। दूसरी परेशानी ये होती है कि अगर हालात दोबारा बिगड़ते हैं तो फिर दोबारा से वही सिचुएशन हो सकती है, और अगर वो सिचुएशन आती है तो ये माना जाएगा कि भाई इसका मतलब हटाने के टाइम में पॉलिसी जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से सोच विचार नहीं किया गया था। तो ये 2 रिस्क होते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन लिया है, काफी डेलिब्रेशन के बाद डिसीजन लिया है, इतनी जल्दी में नहीं लिया है, और सिक्योरिटी सिचुएशन को जहां तक उम्मीद है कि देखते हुए डिसीजन लिया गया है, तो उस लिहाज से मैं इस डिसीजन का स्वागत करूंगा। लेकिन अगर इस किस्म के डिसीजन पॉलिटिकल प्रेशर में लिए जाते हैं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा, ये दोनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट। शो यहाँ खत्म होता है। आखिरी में बारी है कू की राय की। हमने आज कू पर पूछा था, क्या आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ा देनी चाहिए? ये सवाल, क्या आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ा देनी चाहिए? हाँ कहने वाले लोगों की संख्या है 21% और नहीं कहने वाले 79% हैं। अगर आप भी कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ललन टॉप को इस सोशल मीडिया ऐप पर ज़रूर फॉलो करें। आज का शो यहाँ पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। अरे जाओ जाओ, मैच तो हमें ही जीतना था। अपना बॉलर वो वाली गेंद ना फेंकता तो जीत जाते हम। वाह, उसके कैच ने तो मैच ही बना दिया। यार ये ओपनर्स अगर थोड़ा और तेजी से खेलते ना, बात बन जाती।
एक फिनिशर की कमी बढ़ गई, वरना मैच जीत जाते। मैच तो हमें जीतना ही था। आप भी हैं लल्लन टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट? घर बैठे जुड़िए हमारे IPL लाइव शो बमचक में हर रोज मैच के बाद।